नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मेराई एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कोई भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि कौन से सेगमेंट को ये कवर करने वाला है, कौन से कैटेगरीज से जुड़ा है। तो अब इस पर्टिकुलर फंड की बात करेंगे तो ये एक सेक्टोरल या थीमेटिक फंड के कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम जो है आपको स्पेसिफिकली बता रहा है कि कंजम्पशन बेस्ड, सो आप और मैं जो चीज़ खरीदते हैं नॉर्मल मार्केट्स में, तो उन चीज़ों को जो है उन कंपनीज में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस पर्टिकुलर फंड के द्वारा। अब यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं कंजम्पशन एज ए थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा इंडिया के लिए, इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के लिए। हम लोगों ने देखा है हमारे पहले वीडियोस में, जहाँ पर इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी अगर हम लोग बात करेंगे तो कम से कम 58% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है कंजम्पशन बेसिस से होता है। तो आप और मैं अगर खर्चा करेंगे तो ही इंडिया का जीडीपी जो है आगे जाएगा। तो उस बेसिस में, उस कॉन्सेप्ट में ये थीम और भी अधिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये पर्टिकुलर स्कीम की बात करेंगे तो 2011 से पर्टिकुलर स्कीम जो है मार्केट में अवेलेबल है। और फंड मैनेजर्स जो है, जो देखिए आप नाम यहाँ पर देख सकते हो, ऑन एन एवरेज 2000 करोड़ का एयूएम जो है पर्टिकुलर फंड गैदर कर रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बेसिकली बहुत अच्छे से ये पर्टिकुलर फंड कवर कर रहा है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। हम लोग जब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है यहाँ पर कवर हो जाएंगे। आप मोबाइल्स कवर हो जाएंगे, लैपटॉप्स, टीवीज, ये सब जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आ जाते हैं। एफएमसीजी की बात करेंगे तो एफएमसीजी में आपको ये आईटीसी और हिंदुस्तान लीवर जैसे कंपनीज कवर हो जाते हैं। ऑटोमोबाइल की बात करेंगे तो जहाँ पर आपको जो है मारुति जैसे कंपनीज कवर हो जाएंगे, टीवीएस जैसे कंपनीज कवर हो जाएंगे। पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स में बेसिकली आपको पेज इंडस्ट्री जैसे कंपनीज जो है कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बैंक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक को इस पर्टिकुलर इसमें कवर किया गया। तो अभी आपको यहाँ पर लगेगा कि अरे बैंक्स क्यों इस पर्टिकुलर फंड में जो है एलोकेशन हो रहा है। तो क्योंकि हम लोग घर खरीदते हैं, घर खरीदते वक्त हमें बैंक की ज़रूरत रहती है। तो आपको ये भी पता होगा कि जब आप घर खरीदते हो, घर बनाने के लिए जो है पैसे यूटिलाइज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको सीमेंट का ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटीज़ के जो है आपको यूज़ होंगे, और आपको जो है टाइल्स लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो डेफ़िनेटली इन ऊपर या नीचे जो भी हम लोग दे रहे हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर जो है खर्चा होगा, और पैसे कहाँ से मिलेंगे हमें? बैंक से मिलेंगे। तो इसीलिए ये स्पेसिफिकली इवन बैंक्स को भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट थीम में जो है इंक्लूड किया जाता है। फूड सर्विसेज से जुड़ा है उसको भी कवर करेंगे। रिटेलिंग, तो रिटेल सेगमेंट में जैसे हम लोग बात करते हैं, आप डीमार्ट जाओगे तो डीमार्ट जो है रिटेलिंग में आ जाता है। आप अगर जो है रिलायंस मार्केट में चले जाते हो, मोर में चले जाते हो, तो वो सब जो है रिटेलिंग में आ जाए। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ये तो हमको सबको पता है। हेल्थ केयर सर्विसेज से जुड़े हैं। लीजर सर्विसेज जो है, आप आउटडोर इसमें आप जाओगे तो अलग अलग जो है आप जो भी जो है खर्चे करते हो अपने लीजर एक्टिविटीज़ के लिए, वो सब चीज़ें कवर होंगे। और अदर्स स्पेसिफिकली आप देखोगे तो अदर्स में खास कर यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं कम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बाद बाकी के सेगमेंट्स को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। तो एन नंबर ऑफ पोर्टफोलियो जो है एक सिंगल सेगमेंट को ही कवर कर रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ को ये पर्टिकुलर फंड जो है कवर कर रहा है, क्योंकि ये कंजम्पशन बेसिस से यहाँ पर है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप और मैं कंट्रीब्यूट करते हैं इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए, तो इसीलिए इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अब रेशियोज़ की बात करेंगे तो वॉलेटाइल पर्टिकुलर फंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। ऑन एन एवरेज 19% काफ़ी ज़्यादा जो मैं समझूँगा कि वॉलेटिलिटी है। बीटा 1% है, तो इक्विवेलेंट है इंडेक्स इंडेक्स के बराबर जो है इस पर्टिकुलर फंड का बीटा जो है मैनेज किया जा रहा है। तो आर स्क्वायर 0.84% है, तो इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। रेशियोज़, शार्प रेशियो की बात करेंगे तो 0.50, तो
तो रिस्क वाइज बोलेंगे तो पर्टिकुलर फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, तो रिस्की के साथ आपको इसका रिस्क कैसे मैनेज करना है हम लोग थोड़ा देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। अब ये लमसम की बात करेंगे तो लमसम इन्वेस्टमेंट केस में इस पर्टिकुलर फंड ने बेंचमार्क को 1 साल का रिटर्न जो है, पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो बेंचमार्क ने को बीट नहीं किया है, 3 साल का डेफिनेटली बीट किया है, 5 साल का, और सिंस इंसेप्शन में भी इस पर्टिकुलर फंड ने बीट किया है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो आपको इंसेप्शन के बाद जो रिटर्न्स आपको मिले हैं तो करीबन 16% काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो 1 साल में आपके इस बेंचमार्क को इस पर्टिकुलर फंड ने बीट नहीं किया। अब ये बेंचमार्क है क्या, तो आपको पता चलेगा निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स जो है इसको बेंचमार्क लिया गया है। तो हमेशा कोई भी फंड की बात करेंगे तो आपको हर एक स्कीम का बेंचमार्क जो है लिया जाता है, तो आपके स्कीम के परफॉर्मेंस जो है बेंचमार्क से अधिक होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक्टिव फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पर कंसिस्टेंट है, पर यहाँ पर 1 साल का रिटर्न जो है पीछे रह गया है ये पर्टिकुलर फंड। अब एसआईपी के ऊपर अगर आते हैं तो यहाँ पर आप देखो एसआईपी के हिसाब से 1 साल का रिटर्न्स बेंचमार्क से बढ़िया है, 3 साल का रिटर्न भी बढ़िया है, 5 साल, 7 साल, 10 साल और जो है सिंस इंसेप्शन। सो आपको यहाँ पर फ़र्क ये है हमारे लमसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी के बीच में, फ़र्क ये है दोस्तों कि एसआईपी का रिटर्न्स कंसिस्टेंटली जो है फंड को बीट कर रहा है। तो और क्योंकि मैंने इसके पहले आपको बोला था कि ये पर्टिकुलर फंड जो है थोड़ा-सा हाई रिस्क है, तो हाई रिस्क फंड्स में ज़्यादातर हम जो है एसआईपी ही करें, और यदि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आता है पूरे टाइम ड्यूरेशन में, अगर आप 15 साल का टाइम लेके चलते हो और ऐसे 15 साल के दौरान अगर आपको मार्केट जो है काफ़ी डाउन भी दिखता है, तो उस समय आपके एसआईपी वाले जो है फ़ोलियो में आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। बट आइडियली इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी एक बढ़िया तरीका है, और हिस्ट्री आपको ये बताता है। बट आप यहाँ पर देख सकते हो सिंस इंसेप्शन का लमसम और इवन एसआईपी दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क जो भी दिखा है हमें वो आपको एसआईपी के डिफरेंट डिफरेंट टाइम ज़ोन, डिफरेंट डिफरेंट टाइम ब्रैकेट में हमें नज़र आया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए कि आपको किस तरीके से आप इस फंड को देखते हो। तो सबसे पहले आप ऐसे फंड्स में जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो थीमेटिक रहता है, तो थीमेटिक में जो है रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। आप इक्विटी सेगमेंट की बात करेंगे तो हाईएस्ट सेगमेंट या हाईएस्ट कैटेगरी इसको बोला जाता है वो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड ही है, तो इसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बैठ के किसी आपके फंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात कीजिएगा। खुद अगर एनालिसिस कर सकते हैं तो बैठ के देखिएगा बाकी के स्कीम में कितना पोर्शन जो है पहले से ही ये सेक्टर्स है। अगर इनका वेटेज जो है बहुत कम है आपके पोर्टफोलियो में तो ये थीमेटिक फंड आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही इस इंडस्ट्रीज को जो है काफ़ी ज़्यादा वेटेज मिल रहा है आपके पोर्टफोलियो में, तो आप इस पर्टिकुलर फंड के इसमें जो है अननेसेसरली एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्टमेंट करके मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपको आपके पोर्टफोलियो को बनाना पड़ता है। होपफुली फ्रेंड्स इस एनालिसिस के दौरान आपको कुछ चीज़ें जो है ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।